नमस्कार दोस्तों। अगर हम मन की ऊर्जा को समझ लें, तो हम अपने जीवन को काफ़ी आसान और सफल बना सकते हैं। इस वीडियो को पूरी तरह देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि हाँ, इस तरह समझकर जीवन को आसान बनाया जा सकता है। मित्रों, मानव जीवन को बेहतरीन बनाया जा सकता है। व्याख्या का मतलब किसी भी चीज़ का विवरण है। और चेतन मन किसी भी व्याख्या में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले समझें कि वास्तव में मन क्या है और इसमें कौन-कौन सी शक्तियाँ छुपी हैं। मन यानी हमारा मस्तिष्क, कंप्यूटर भाषा में कहा जाए तो सॉफ्टवेयर की तरह है, जबकि मगज़ यानी कि हमारा ब्रेन हार्डवेयर की तरह है। ब्रेन एक भौतिक चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं और माप सकते हैं। लेकिन मन एक ऊर्जा है, जैसे कि बिजली की ऊर्जा, जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये अति आवश्यक है कि हम पहले समझें कि हमारा मन कैसे काम करता है और कैसे हम मन की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कई बार मन की शक्ति का दुरुपयोग होने से व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां भी आ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर बिजली का गलत उपयोग किया जाए तो शॉर्ट सर्किट और विस्फोट जैसी घटनाएं हो सकती हैं। उसी तरह मन की ऊर्जा का दुरुपयोग होने से जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि मन की शक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। हम मन का विभाजन भौतिक आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं या मन की अवस्थाओं पर आधारित है। मनोविज्ञान में मानव मन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है: चेतन मन और अवचेतन मन। मनोविज्ञान की इस अवधारणा को समझकर ही हम अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन, हमारी सक्रिय चेतना की अवस्था, हमें सोच और तर्क के आधार पर निर्णय लेने और कार्य करने की अनुमति देता है। अवचेतन मन तर्क और सोच के आधार पर निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों और धारणाओं के आधार पर स्वचालित रूप से कार्य करता है। चेतन मन केवल हमारी जागृत अवस्था में ही काम करता है, लेकिन अवचेतन मन तब भी काम करता रहता है जब हम सो जाते हैं। यानी कि अवचेतन मन 32 घंटे काम करता है। हम अपने जीवन में जो भी करते हैं, वह सब अवचेतन मन की वजह से ही करते हैं, और जो कुछ भी हम अपने अवचेतन मन का उपयोग करके सीखते हैं, वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है, तो उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने आप साइकिल चला सकता है और साइकिल चलाते समय कोई और काम भी कर सकता है। जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो वह अपने चेतन मन का इस्तेमाल करता है। लेकिन बार-बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करने पर वह अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर हो जाते हैं और धीरे-धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है, जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, ये सब कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए अब हम चेतन और अवचेतन मन के कार्यों के बारे में जानते हैं। सेंसेशन पर नियंत्रण यानी हमारी आंखें, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये सारी इंद्रियों पर नियंत्रण हमारा चेतन मन ही करता है। मूवमेंट यानी हम चेतन मन को आदेश दे सकते हैं कि मुझे अपने शरीर को इधर-उधर हिलाना है, ये चेतन मन का कार्य है। सोच विचार करना भी चेतन मन का कार्य है। जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं, और जब हम सो जाते हैं तो विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि चेतन मन काम नहीं करता। लॉजिक यानी किसी भी कार्य के बारे में सवाल करना कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये सब तर्क वितर्क चेतन मन ही करता है। विश्लेषण करना यानी किसी चीज का विश्लेषण चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। अवसर प्राप्त करना यानी अपने जीवन में उचित अवसर का प्राप्त होना चेतन मन के द्वारा ही संभव होता है। सही और गलत की पहचान करना यानी क्या सही है और क्या गलत है, ये सब चेतन मन के द्वारा ही होता है। निर्णय लेना यानी सच और झूठ जानने के बाद सही निर्णय लेना,
ये भी चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी चीज़ का चयन करना, जैसे कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या खरीदना है, ये सब चेतन मन ही तय करता है। इच्छाएँ जागना, यानी किसी भी चीज़ के प्रति इच्छाएँ जागना, चेतन मन के द्वारा ही होता है। अंततः एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य चेतन मन करता है कि वह अवचेतन मन के द्वार पर पहरेदारी करता है, ताकि कोई भी गलत विचार या बात हमारे अवचेतन मन में ना आ जाए और वह कई खराब और नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन में जाने से रोकता है। अब हम अवचेतन मन के कार्यों के बारे में बात करेंगे। हिलना-डुलना और संवेदनाएँ, ये दोनों कार्य हमारा चेतन और अवचेतन मन करता है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तब हमारे शरीर का चाल-चलन और संवेदना पर पूरा नियंत्रण हमारे चेतन मन के पास होता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं, तब ये काम हमारा अवचेतन मन करता है। रिफ्लेक्स यानी अवचेतन मन की शक्ति हमें आपातकालीन स्थितियों से बचाती है। जैसे अगर अग्नि पर पैर पड़े तो हम अचानक से हटा लेते हैं। सांप देखकर उल्टा ही भाग खड़े होते हैं या सीढ़ियों से गिरते-गिरते संभल जाते हैं। भगवान ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और रिसीवर फिट कर रखा है, जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली मशीन किसी इंसान ने नहीं बनाई होगी। लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते, इसलिए इसकी शक्तियों से अनजान हैं। इस पद्धति का उपयोग करके हम दूसरे लोगों के मन की बात तक जान सकते हैं। इस पद्धति को सीखने की पूरी प्रक्रिया आगे के चरण में अलग से बताई गई है। मेमोरी पावर यानी याददाश्त की शक्ति के 3 चरण होते हैं: रजिस्ट्रेशन, स्टोरेज और रिकॉलिंग। रजिस्ट्रेशन और रिकॉलिंग चेतन मन का विषय वस्तु है, जबकि स्टोरेज अवचेतन मन से जुड़ा होता है। यदि स्टोरेज सही से हुआ हो तो रिकॉलिंग आसान हो जाता है। एक और कार्य जो अवचेतन मन करता है, वह है अंतरात्मा की आवाज़ बनकर हमें सचेत करना। जैसे जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है कि यह काम गलत है। यानी भगवान ने इंसान को गलत कार्य से रोकने के लिए उसके भीतर एक रडार सेट कर रखा है, जो अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रण में आता है। हमारा अवचेतन मन त्रिकालदर्शी है। ये भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख सकता है। ये भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी-कभी हमें चौकन्ना भी कर देता है। इसी ज्ञान के कारण प्राचीन ऋषि मुनि भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख लिया करते थे। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी के आधार पर की और नास्ट्रोदामस भी इसी आधार पर प्रसिद्ध हुआ। आईक्यू यानी कि इमोशनल कोटेंट या भावनात्मक गुणांक, उच्च आईक्यू ही सफलता का मानक नहीं है, बल्कि इमोशनल कोटेंट ही व्यक्ति को सफल बनाता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति कभी-कभार इमोशनल कोटेंट के कारण बड़ी हानि पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए अभिनेत्री दिव्या भारती, हिटलर और गुरुदत्त, ये सभी उच्च आईक्यू वाले थे, पर उनमें इमोशनल कोटेंट उच्च नहीं था, इसीलिए इन सभी ने आत्महत्या की थी। इसलिए अगर इमोशनल कोटेंट बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा। बुद्धि यानी कि सही समय पर सही निर्णय लेना अवचेतन मन की विशेषता है। इसीलिए जब भी आप किसी असमंजस में पड़ें तो निर्णय अपने अवचेतन मन पर छोड़ दें। ये आपको आपके विश्वास के अनुरूप सबसे उत्तम परिणाम बताएगा। हमारे अवचेतन मन के पास एक ऐसी घड़ी है जो हमें सही समय पर उठा देती है। कभी-कभी मैं अलार्म सेट नहीं करता, बल्कि अपने मन को कमांड देता हूँ कि मुझे इतने समय पर उठा देना, जिससे मन बिना देरी किए ही मुझे उठा देता है। आपके साथ ऐसा होता है या नहीं? कृपया टिप्पणियों में ज़रूर बताएँ। मानसिक कैलेंडर यानी अपने जीवन में जो भी पाना है उसकी एक निर्धारित समय सीमा का उल्लेख ज़रूर कीजिए। तभी अवचेतन मन उस पर सही तरीके से कार्य कर पाएगा। हीलिंग पावर यानी अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप बीमार शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। एक बार एक आदमी कैंसर रोग से बहुत पीड़ित था और कैंसर भी इतना भयानक था कि शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर ने भी इलाज के लिए मना कर दिया था। उसका एक लड़का था जो अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी रहता था। उसने अपने पिता को सभी डॉक्टरों से इलाज करवा कर देख लिया, या फिर भी कोई इलाज नहीं मिला। तभी उसने किसी योगी से अवचेतन मन के बारे में सुना। उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पिता के अवचेतन मन से ही उनके शरीर को ठीक कराऊं। वह सोचने लगा कि अगर मैंने अपने पिता के अवचेतन मन को जगा दिया, तो उनका अवचेतन मन ही शरीर को ठीक कर देगा। उसके बाद उस लड़के ने पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और लकड़ी को ले जाकर अपने पिता को दिया और उनसे कहा कि आज मैं एक बहुत महान बाबा से मिला जो बड़े ज्ञानी हैं और उनके पास हज़ारों लोग आते हैं और वह बाबा हर समस्याओं का समाधान करते हैं।
जब मैंने उन्हें आपकी बीमारी के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे एक लकड़ी दी और कहा कि इसे अपने पिता के गले में लटका दें। उन्होंने एक मंत्र भी दिया और कहा कि इस मंत्र को दिन में 2 बार पढ़ना चाहिए। इससे आपके पिता 1 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाएँगे। उनके पिता को यकीन हो गया कि अगर महान बाबा ने यह लकड़ी और मंत्र दिया है तो यह उन्हें उन्हें ज़रूर फ़ायदा करेगा। इसलिए उन्होंने रोज़ अपने गले में लकड़ी बाँधकर सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। 1 महीने के अंदर उनके पिता पूरी तरह से ठीक हो गए। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह कभी किसी बाबा से नहीं मिले थे और न ही किसी ने उन्हें कोई मंत्र दिया था, लेकिन उनके पिता का पूरा विश्वास था और इस विश्वास ने उन्हें ठीक कर दिया। अवचेतन मन अपनी विश्वास प्रणाली के माध्यम से कई बीमारियों को उत्पन्न और ठीक कर सकता है। आपने कई मामलों के बारे में सुना होगा जहां डॉक्टर ने मरीज से कहा कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, फिर भी मरीज पूरी तरह से ठीक हो गया। ये घटनाएं अवचेतन मन के स्तर पर होती हैं। हम ऐसे चुंबक हैं जो अपने जीवन में हर उस चीज को आकर्षित करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन इस चुंबक को चार्ज रखने के लिए हमें शबरी तकनीक का उपयोग करना होगा। जैसे शबरी हमेशा राम राम कहती थी और राम को वहां आना पड़ा। जो भी आप चाहते हैं केवल उसके बारे में सोचें। यदि आप पैसा चाहते हैं तो पैसे के बारे में सोचें। यदि आप शक्ति चाहते हैं तो शक्ति के बारे में सोचें। ये चीजें आपकी दुनिया में प्रकट होंगी। जब हम पूरी तरह से अवचेतन मन के साथ जुड़ जाते हैं तो इसके प्रभाव हमारे आसपास दिखाई देने लगते हैं। उदाहरण के लिए जब श्री श्री रविशंकर बेंगलुरु में अपने अंतर्राष्ट्रीय आश्रम में होते हैं और ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय बादल घिराते हैं। आप कभी भी आश्रम में जाकर ये देख सकते हैं। वहाँ के सांप, बिच्छू और अन्य खतरनाक जानवरों में हिंसा समाप्त हो गई है और हमेशा हरियाली बनी रहती है। ये श्री श्री रविशंकर के अवचेतन मन की शक्तियों का एक छोटा सा नमूना है। हमारा अवचेतन मन अत्यधिक शक्तिशाली है क्योंकि ये हमारे शरीर के हर हिस्से को नियंत्रित करता है। जब कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप कहते हैं, मैं ठीक हूँ। इसका मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन से कह रहे हैं कि सब ठीक है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। अवचेतन मन हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर पूरा नियंत्रण रखता है, जो हमारे पाचन, श्रवण, हार्मोन उत्पादन आदि के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी हम चेतन मन के माध्यम से कोई नकारात्मक आदेश अवचेतन मन को देते हैं, तो बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव दें, जैसे मेरा स्वास्थ्य आज कल से बेहतर है। चेतन और अवचेतन मन की विशेषताएं अलग-अलग होती हैं। चेतन मन में 10% शक्ति होती है, जबकि अवचेतन मन में 90% शक्ति होती है। हमारा मन समुद्र में एक हिमखंड की तरह है। केवल 10% हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है, जबकि 90% हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। इसी तरह हमारा चेतन मन दिखाई देता है, लेकिन अवचेतन मन हिमखंड के पानी में डूबे हिस्से की तरह छिपा होता है। हालांकि यह अवश्य होता है। चेतन मन केवल काम करता है जब हम जाग रहे होते हैं, लेकिन अवचेतन मन 24 घंटे काम करता रहता है। कोई भी आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है और फिर अवचेतन मन के पास पहुंचता है। चेतन मन एक फिल्टर की तरह काम करता है जो अच्छे और बुरे का फर्क करके केवल जरूरी जानकारी को अवचेतन मन के पास भेजता है। इस प्रकार लक्ष्य निर्धारण में चेतन मन का इस्तेमाल होता है और उस लक्ष्य को पूरा करना अवचेतन मन का कार्य होता है। अब हम मन की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। मस्तिष्क में 4 प्रकार की तरंगें होती हैं: बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा तरंगों में हम पूरी तरह से जागरूक और सक्रिय होते हैं। अल्फा तरंगों में हम गहरे आराम की स्थिति में होते हैं। थीटा तरंगों में हम हल्की नींद या ध्यान की स्थिति में होते हैं। इस अवस्था में हम बहुत सपने देखते हैं और अपने गहरे अवचेतन मन के करीब होते हैं। डेल्टा तरंगों में हम गहरी नींद या गहरे ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे मस्तिष्क की तरंगें प्रति मिनट 3 और 5 के बीच धीमी हो जाती हैं। इस अवस्था में हम पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। ये गहरी नींद की अवस्था 8 घंटे की नींद में लगभग 2 घंटे के आसपास ही मिलती है, जिसमें सपने और अवचेतन मन की गतिविधियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं। इसलिए अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए अल्फा स्थिति ही पर्याप्त है, क्योंकि दिन में जब हम जाग रहे होते हैं, तब हमारा
तब हमारा चेतन मन सक्रिय होता है और जब हम रात को सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। किसी भी संदेश को अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए हमें ऐसी स्थिति में जाना पड़ेगा जिसमें दोनों मन सक्रिय हो, जो कि स्थिति है। इस दिन में एक बार अवश्य ही अल्फा स्थिति में बैठकर अपने अवचेतन मन को सुझाव देते रहिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी चाही हुई आदत बन गई है और शुरू में जो मेहनत करनी पड़ रही थी वह अब कम हो गई है, क्योंकि आपने उस काम की छाप अपने अवचेतन मन पर छोड़ दी है और वह काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। कृपया कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब अगले सीख की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कई बार बताया है, आपके अवचेतन मन की शक्ति आपके चेतन मन से ज़्यादा है। पर क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन कब सबसे शक्तिशाली रूप में होता है? इसकी ताकत सबसे ज़्यादा कब रहती है? अगर ये आपको पता चल जाए, तो आप उसकी मदद से दुनिया में जो चाहे वह पा सकते हैं, और वह भी बहुत जल्दी, कम समय में। ये तब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है जब आप सोने जा रहे होते हैं। आपके दिन के आखिरी 5 मिनटों में आपके दिमाग को जो भी आप भेजेंगे, वही आपकी ज़िंदगी में होने लगेगा। उस समय आपके पास एक बहुत अनोखी शक्ति होती है। अब तक किसी ने आपको इस बारे में नहीं बताया है। आपका अवचेतन मन दिन 24 घंटे सक्रिय रहता है, लेकिन यह रात में सबसे शक्तिशाली होता है। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि दिन भर चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, आपको नकारात्मक सोचना नहीं चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य आपको यह बताना है कि दिन भर सकारात्मक विचार करने के बावजूद, सोने से पहले के 5 मिनट और भी प्रभावी होते हैं। यदि आप दिन भर सकारात्मक रहते हैं, लेकिन रात को स्वतः नकारात्मक विचार आते हैं, तो पूरे दिन के सकारात्मक विचार का कोई फायदा नहीं होता। उल्टे, अगर आपका पूरा दिन बुरा रहा है और आप मेरे बताए गए तरीके का पालन करते हैं, तो ये अधिक प्रभावी होगा। उन 5 मिनटों में एक चीज़ करके आप जो भी चाहते हैं उसे पूरा कर सकते हैं, चाहे वह कुछ भी हो, वस्त्र या व्यक्ति। हर दिन सोने से पहले के 5 मिनट सबसे प्रभावी विचार होते हैं और आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। हम सब अक्सर सोने से पहले के 5 मिनट में नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आज क्या गलत हुआ? क्या काम नहीं हुआ? किसने दुःख पहुँचाया? और विभिन्न अन्य नकारात्मक चीज़ें। उन 5 मिनटों में हम चिंताओं में रहते हैं और सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है। ये हाँ, ये आपके दिमाग की प्रकृति है। हमारे दिमाग को समय के साथ इस तरह की आदत डाली गई है। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उन 5 मिनटों में आपको क्या करना चाहिए? आपको उसे पलटना है। सभी सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचें, नकारात्मक चीज़ों के बजाय। मुझे पता है कि यह छोटी बात सीमित लग सकती है, लेकिन यह आपके जीवन को बदल सकती है। जब आप रात को इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए समाप्त हो जाते हैं और सोने के लिए तैयार होते हैं, अपनी पीठ सीधी बैठें। 10 गहरी सांस लें और फिर विजुअलाइजेशन शुरू करें। कल्पना करें कि आपके दिमाग में सभी चीज़ों को पाने की विशेष शक्ति और चमत्कारी ऊर्जा घूम रही है। आपके दिमाग को ऊर्जा से भरा होता है, अंदर से और बाहर से। जैसे ही आप ये करते हैं, आप अपने दिमाग को शांत होते हुए महसूस करेंगे। एक बार जब यह शांत हो जाए, तो सभी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें जो आप चाहते हैं। उन सभी पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करें और जब तक आप सो नहीं जाते हैं, तब तक उनके बारे में सोचते रहें। इस वीडियो का उद्देश्य आपको सोने से पहले इस विजुअलाइजेशन तकनीक का प्रयास करने के लिए कहना है, क्योंकि इस समय पर यह किसी भी अन्य समय की तुलना में हज़ारों गुना अधिक प्रभावी होता है। कुछ लोग ये पूछ सकते हैं, हम कुछ मिनट के बारे में सोचेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा और ये कैसे काम करता है? आप ज़रूर जानना चाहेंगे। मैंने अवचेतन मन के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन आइए मुझे इसकी इसकी ए कमज़ोरी के बारे में बताता हूँ। इस दुनिया में हर शक्तिशाली चीज़ की कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं और अवचेतन मन की भी है। उसकी कमज़ोरी यह है कि वह भेदभाव नहीं कर सकता। आपके विचार को जो कुछ भी है, उसे आपके अवचेतन मन आपकी ओर खींचता है। लेकिन यह वास्तव में नहीं जानता कि क्या सच्चा है और क्या झूठा। इसलिए वह ये मान लेता है कि वह जो सोचते हैं, वही वास्तविक है। और अगर आप उस बात के बारे में विचार करते रहें, तो वह वास्तव में वास्तविक हो जाता है।
ये अर्थ है कि अगर आप सोने से पहले नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो ये आपके लिए केवल एक विचार है, लेकिन आपके अवचेतन मन के लिए ये एक वास्तविक स्थिति है। और हमारी कठिन आदत है कि हम रोज़ सोने से पहले नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचते हैं और इसीलिए आपका अवचेतन मन इसे वास्तविक मानता है। आपका अवचेतन मन खुला है और इसलिए जब आप रात को सोते समय नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविक मानता है और वास्तव में ये आपकी ज़िंदगी में होने लगता है। अगर आप सोने से पहले 5 मिनट तक नकारात्मक चीज़ें सोचते हैं, तो आपका संवेदनशील मन इसे सुझाव के रूप में लेता है। अप्रत्यक्ष रूप से आप उसे ये कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की स्थिति को इस प्रकार बनाएँ। यदि आप रोज़ सोने से पहले उन सभी नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जो होना नहीं चाहिए, जो परिस्थितियाँ आप अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहते, तो ये स्पष्ट है कि वे चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएँगी। आप क्या कर रहे हैं? सकारात्मक चीज़ों को सीधे नकारात्मक बनाते हैं। मुझे दुखी है। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। रात को सोने से पहले उस शक्तिशाली समय के दौरान आप सभी इन बातों को बदल रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मांड को प्रोग्राम करना। उत्तरदाता के रूप में आप खुद से कह रहे हैं, मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा अगला दिन अच्छा जाएगा, ये मज़ेदार होगा। आपकी सोच आपके जीवन की प्रोग्रामिंग को बदल सकती है। आपका अवचेतन मन एक बैंक की तरह है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। उस पैसे से आप जो चाहें, वह खरीद सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप पैसे ले रहे हैं और उन पर कुछ भी खर्च कर रहे हैं, कुछ और खरीद रहे हैं। और जब आप बाज़ार जा रहे हैं, पैसे के साथ नए चीज़ें खरीद रहे हैं और जब आप घर वापस आते हैं, तो सोचते हैं, ओह! मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है। वह पैसा आपकी सोच है, आपको इसे सही जगह पर खर्च करना चाहिए। बाज़ार ये दुनिया है, इसलिए अपनी सोच की शक्ति का सही इस्तेमाल करें। सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचें। चाहे आप कुछ भी कर लो, सबसे महत्वपूर्ण आपकी सोच है। अगर आपके पास अगले दिन परीक्षा है, तो चिंता करने के बजाय सोने से पहले सकारात्मक रूप से सोचें। अगर कल कुछ महत्वपूर्ण करना है, तो सोने के पहले 5 मिनट तक उस बारे में सोचना शुरू करें कि कल सब ठीक होगा। इससे आपकी सफलता की चांसेस बढ़ जाएगी। सोने के बीच का वह समय एक जादुई समय है, तो इस समय का पूरा फ़ायदा कैसे उठाएँ, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक काम करो, आज रात ही इसे ट्राई करना। सोने से पहले आज रात जितने सकारात्मक चीज़ें हैं, उनके बारे में चिंतित हों और देखें। 95% की संभावना है कि आपका अगला दिन अच्छा जाएगा। आपको पाठ कैसा लगा? नीचे टिप्पणी ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर भी करें। आइए अगले सीख की ओर बढ़ें। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको प्राप्त होने वाले ज्ञान और जानकारी अमूल्य है और किसी ने आपको इसके बारे में कभी नहीं बताया है। आप अपने दिमाग को बिजली की तरह तेज कर सकते हैं। ये पूरी तरह संभव है। ये कोई कल्पना नहीं। ये एक तथ्य है क्योंकि हमारा दिमाग एक मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर की तरह है। जिस प्रकार आपके मोबाइल फ़ोन में प्रोसेसर की गीगाहर्ट्ज़ में गति होती है और रैम की गीगाबाइट में आकार होता है, ठीक उसी तरह आपके दिमाग में भी कुछ क्षमताएँ होती हैं जो ये तय करती हैं कि आपका दिमाग कितनी तेज़ी से काम कर रहा है। जिस प्रकार मोबाइल फ़ोन की रैम और प्रोसेसर ये तय करते हैं कि वह कितनी तेज़ी से काम करेगा, आप अपने दिमाग की रैम और प्रोसेसर को भी बढ़ा सकते हैं, पर इसके लिए कई तकनीकें हैं, कई कठिन तरीके हैं, पर कई आसान तरीके भी हैं, जिनसे आप अपने दिमाग को तेज़ बना सकते हैं। सुबह जागने के बाद 5 मिनट की एक तकनीक का पालन करें। इस पोज़ में बैठें, फिर 4 बार गहरी साँस लें। उसके बाद आपको सिर्फ़ एक नाक की तरफ से ही साँस लेनी है, ना कि दोनों तरफ से। अपने दाहिने हाथ की किसी भी उँगली से अपनी दाईं नाक को बंद करें और अपने दाहिने हाथ से बाएँ नाक को बंद करें और बंद करने के बाद अपनी बाईं नाक से साँस लें और छोड़ें। और फिर इसी तरह अपने बाईं हाथ से अपनी दाईं नाक को बंद करें और दाईं नाक से साँस छोड़ें। दाईं तरफ से पैदल बार साँस लें और बाईं तरफ से पैदल बार साँस छोड़ें। मतलब आमतौर पर आप दोनों नाकों से साँस लेते हैं, लेकिन इस तकनीक में अंतर यह है कि आप एक नाक से साँस ले रहे हैं और याद रखें, आपको गहरी साँस लेनी है। अर्थात आप जितनी हवा को अंदर खींच सकते हैं, उतना खींचें। इसे कम से कम 5 मिनट रोज़ाना करें। जब आप अपनी बाईं नाक को बंद करके केवल दाईं तरफ
से सांस लेते हैं तो वह सांस आपके दिमाग के बाईं हेमिस्फीयर में जाती है और ये बाईं तरफ के दिमाग की ऊर्जा को बढ़ाती है और आपके बाईं दिमाग कंट्रोल्स आपकी तार्किक क्षमता अर्थात तर्क क्षमता को। अगर आपके लिए गणित और विज्ञान जैसे विषय कमज़ोर हैं, तो आपको इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। यह आपकी तार्किक क्षमता बढ़ाएगा। तब ये विषय आपके लिए बच्चों का खेल लगने लगेंगे। आप तर्क से बहुत तेज़ हो जाएँगे। यानी किसी भी निर्णय के लिए आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आप तुरंत समझ जाएँगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब आप अपनी दाईं नाक को बंद करके केवल बाईं तरफ से सांस लेते हैं, तो आपके दिमाग के दाईं हेमिस्फीयर की ऊर्जा बढ़ जाती है और जब इसकी ऊर्जा बढ़ती है, तो आपके अंदर की रचनात्मकता बढ़ती है। जब रचनात्मकता बढ़ती है, तो आपका स्टाइल पूरी तरह से बदल जाता है। आपका आत्मविश्वास और आत्मशक्ति बढ़ जाएगा और आपको किसी से बात करने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि आपके अंदर की रचनात्मक शक्ति आपके अंदर की प्रतिभा को जागृत करती है और तब अपनी प्रतिभा को पहचानेंगे। आप जो ऑक्सीजन लेते हैं, जिसे आप साँस लेते हैं, वह आपके दिमाग के अंदर की बिखरी न्यूरॉन्स है, जिसकी शक्ति तनाव के कारण काम करती है, वह पुनः सक्रिय हो जाती है और इसकी ऊर्जा हज़ार गुना बढ़ जाती है। और इस तकनीक की ख़ास बात यह है कि जब आप नाक की एक तरफ से साँस लेते हैं, तो यह आपके दिमाग को एक विशेष तरीके से प्रभावित करता है। ये आपके दिमाग के अंदर मौजूद सेल्स में ऑक्सीजन तक पहुंचता है और इसके परिणामस्वरूप आपके दिमाग में न्यूरॉन के बीच के कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं। अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग पूरी क्षमता के साथ काम करे, तो आपको अच्छी नींद की आवश्यकता है। अच्छी नींद के बिना आपके दिमाग की क्षमता कम होती है, अर्थात आपके दिमाग की शक्ति कम हो जाती है, ताकि आप 1 सेकंड में चीज़ों को समझ सकें। आपके दिमाग के न्यूरॉन के बीच के कनेक्शन कमज़ोर हो जाते हैं। आप कैसे जानेंगे कि आपने पिछली रात जो नींद ली थी, वह अच्छी थी या बुरी? उत्तर यह है, अगर आप सुबह जागते हुए पूरी ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो आपने अच्छी नींद ली थी। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सुबह कुछ ही लोग ऐसा महसूस करते हैं। लोग सामान्यतः सुबह जागने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं। नींद हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है और आपके दिन भर की ऊर्जा बहुत कुछ आपकी नींद पर निर्भर करती है। अब आप कह सकते हैं कि आप मानसिक स्तर पर थक गए हैं, लेकिन आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अगर रात को आपका दिमाग सही से नहीं ठीक होता है, अर्थात अच्छी नींद नहीं मिलती है, तो आपका दिमाग पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर सकता। मतलब आपके दिमाग की शक्ति चीज़ों को समझने में काफ़ी कम हो जाती है। दिमाग के न्यूरॉन के बीच के कनेक्शन कमज़ोर हो जाते हैं। आपको एक अच्छी नींद की तकनीक को प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप सोने के लिए लेटे होते हैं, तो आपके दिमाग का हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है। मतलब दिन भर के काम के बाद अब बैटरी की तरह चार्ज हो रही है। जैसे ही आप सोते हैं, आपको सिर्फ़ 3 से 5 मिनट के भीतर नींद आ जाती है। अगर आप अपने शरीर पर ध्यान लगाएँ, अर्थात अपने शरीर के अंगों पर ध्यान दें, तो अगर फिर से आपके दिमाग में विचार चलने लगें, तो उस समय अपने ध्यान को फिर से अपने शरीर पर लगाएँ। इससे आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर जाता है और आपका दिमाग भी शरीर से जुड़ा है, अर्थात लिंक है। तो जब आप अपने शरीर को आराम देंगे, तो आपका दिमाग भी आराम करेगा और आप जल्दी सो जाएँगे। आप पहले सोते समय फ़ेन से 20 मिनट में सोते थे। अब नींद सिर्फ 10 मिनट के भीतर ही आएगी और अगर आप इस ध्यान लगाने की तकनीक के साथ सोते हैं, तो आपकी नींद काफ़ी गहरी होगी क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को अनावश्यक विचारों पर नहीं खर्च कर रहे हैं। और अगर आपको गहरी नींद मिलती है, तो आपके दिमाग की शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी। अन्य शब्दों में आपका दिमाग तेज हो जाएगा। एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि सोने से पहले वो चीज़ें सोचें जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। उस तकनीक को प्रैक्टिस करें। तो जब आप अंततः तय करते हैं कि हाँ, अब मुझे सोना है, तब उस समय जब बेकार के विचार आपके दिमाग में आते हैं, तो अपने शरीर पर ध्यान लगाने की तकनीक का प्रैक्टिस करें। क्या पैवेलियन है? एक यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता और विश्वविद्यालय के चिकित्सा के एक शोधकर्ता रिचर्ड डेविडसन, जिन्होंने कई महीनों के शोध के बाद एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने साकी खेल आपके मानसिक कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं, अर्थात वे दिमाग की शक्ति को बढ़ाते हैं। आपके सीखने की क्षमता को विकसित करते हैं।
अर्थात कुछ तेज़ी से सीखने की क्षमता और आपकी भावनात्मक बुद्धि को बढ़ाते हैं, अर्थात खेलने से आपकी भावनात्मक बुद्धि बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप खेलते हैं, तो आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित हो जाते हैं। मतलब आपके दिमाग का ध्यान का पड़त समय पर उत्तेजित होता है पेजस अर्थात उसमें गतिविधि होती ही होती है और उसके कारण आपकी ध्यान की क्षमता अर्थात ध्यान अन्य चीज़ों में भी बढ़ जाती है। आपने सुना होगा कि हमें बहुत सारे खेल खेलने चाहिए या आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि एंड्रॉयड खेल और कंप्यूटर खेल आपके लिए बुरे हैं। लेकिन मुझे आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बड़ा भ्रांति है कि खेल बुरे हैं, क्योंकि अत्यधिक खेल बुरे होते हैं। अधिक खेलना बुरा है, यदि देखा जाए तो दुनिया में सब कुछ बुरा है, बहुत अधिक पढ़ना भी बुरा है, बहुत अधिक खेलना भी बुरा है। लेकिन अगर सीमा में खेलें, तो आपको इतना लाभ होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपके दिमाग की शक्ति को काफ़ी बढ़ाता है। आप खेल खेलते होंगे, इसलिए आपका दिमाग रोज़ाना बढ़ रहेगा। पर मुझे चाहिए कि आपका दिमाग जीनियस स्तर पर हो। इसलिए सोने से पहले श्वास लेने की तकनीक और गहरी नींद की तकनीक का अभ्यास करें। इससे आपके दिमाग की शक्ति कई बार बढ़ जाएगी। धन्यवाद।